Good morning, friends. Good morning, everyone. Good morning, my future IITian. Good morning to all of you. My friends, in yesterday classes, या फिर ये बोलो कि रिलेशन एंड फंक्शंस का जो ये सेकेंड क्लास है, ये लास्ट सेकेंड क्लास मैंने जो यूट्यूब पे अपलोड करा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो 1 घंटा 39 मिनट से मैं ये टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था और 1 घंटा 55 मिनट में मैं यहां तक पढ़ाया था और मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, पर मुझे पता नहीं चला मेरा मोबाइल ऑफ हो गया है। मैं कंटिन्यूअसली इसकी पोस्टमार्टम इसको कर दिया था। ठीक है, ये 10 मिनट की वीडियो और हो पाता, तो मैं वेरी फास्टली यहां से लेके यहां तक आपको समझा देता हूं। फिर टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक बिकॉज आज के लेक्चर में मैं काउंटिंग ऑफ रिलेशंस को डील करेंगे। क्या डील करने जा रहे हैं? काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। आज का जो ये लेक्चर है, इसका अगर आप हेडिंग डालोगे तो क्या होनी चाहिए? हेडिंग काउंटिंग ऑफ रिलेशन। मैं आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पे जो रिलेशन एंड फंक्शंस 2 लिखा हुआ है, इसको मैं 3 कर दूंगा। पहले 10 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ फटाफट कि मैंने क्या लिखा था। यहाँ तक तो एक्चुअली आप समझ गए होंगे। एक्चुअली मैं लास्ट क्लास के लिए जब मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था, ये एग्जाम्पल में लिखा था equivalence relations. Every equivalence relations on a sheet A splits the sheet into disjoint equivalence classes. मैंने ये बोला था, उसी का ये एग्जाम्पल था कि हमने एक रिलेशन को डिफाइन करा कि let us determine the equivalence classes in set I of all integers with respect to relation congruence modulo of positive integer congruence modulo of positive integer 5. In fact, this is a equivalence relation. जैसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया था कि let us determine the equivalence classes in set I of all integers with respect to the equivalence relation congruence modulo of positive integer 5. और मैंने आपको ये भी बताया था कि congruence modulo को हम रेसिड्यू मॉड्यूलो भी बोलते हैं। ठीक है, congruence modulo बोले या रेसिड्यू मॉड्यूलो बोले, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अब चूंकि क्या लिखा हुआ है, equivalence relation congruence modulo of positive integer 5। रिलेशन डिफाइंड किस पे है? सेट ऑफ इंटीजर पे। तो सेट ऑफ इंटीजर पे रिलेशन डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर पे रिलेशन डिफाइंड है, मतलब आई पे रिलेशन डिफाइंड है। तो जब भी रिलेशन किसी भी सेट पे डिफाइंड होता है, रिलेशन ऑन ए मींस आर रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब रिलेशन किसका सबसेट रहा होगा? आई क्रॉस आई का। अब यहाँ पे आई क्रॉस आई कैसे वर्क करता है आपको यही समझना है। देखो, इंटीजर्स congruent to 0 modulo 5 will form equivalence class I नोट। इसका मतलब हुआ कि हम अब अपने पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, उस सेट ऑफ इंटीजर्स में एक क्लास बन गया कि वो सारे इंटीजर्स का सेट जो किसके साथ कन्ग्रुएंट है? कन्ग्रुएंट टू 0 modulo 5, इसका एक अलग सेट बन गया। फिर उसी सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने एक दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स को छांट के निकाल लिया जो कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट टू 1 modulo 5। उसी प्रकार सेट ऑफ इंटीजर में से अपन ने तीसरा सेट ऑफ इंटीजर्स को निकाल लिया, तीसरी वैरायटी ऑफ इंटीजर्स को, व्हिच इज कन्ग्रुएंट टू 2 modulo 5। उसी प्रकार हमने चौथी वैरायटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स को निकाल लिया होल सेट ऑफ इंटीजर में से, व्हिच इज कन्ग्रुएंट टू 3 modulo 5। इसी प्रकार हमने चौथी वैरायटी को निकाला, दैट इज पांचवी वैरायटी को निकाला, व्हिच इज कन्ग्रुएंट टू 4 modulo 5।
ठीक है। और यही वैरायटी को ना हम बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। और एडवांस लैंग्वेज में बोलते हैं एक्विवेलेंस क्लास, बिकॉज एक्विवेलेंस रिलेशन की वजह से ये क्लास उत्पन्न हुआ है। ठीक है। तो देखो, जो भी इंटीजर्स कन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 5 था, अब पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स में से, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है हम जानते हैं, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर पॉजिटिव वाले होते हैं, इधर नेगेटिव वाले होते हैं। पॉजिटिव में 1 2 3 ऐसे चला जाएगा, इधर -1 -2 ऐसे चला जाएगा। ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स हैं, उसमें से एक वैरायटी का जो इंटीजर है कौन है, वो कौन सा है? आई नोट, या उसको बोल सकते हैं रेसिड्यू क्लास 0 या कन्वर्जेंस क्लास 0, या उसको इससे भी डिनोट करते हैं, इसको भी यही बोलते हैं, रेसिड्यू क्लास 0 या कन्वर्जेंस क्लास 0। अब इसमें वो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे जो 0 के, जो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देंगे? 0 देंगे। दूसरी, ये 1 क्लास में या रेसिड्यू क्लास 1 बोलो, उसमें वो सारे इंटीजर आएंगे जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देंगे। और मैंने क्या बोला था, इसको क्या बोलते हैं? पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 5k + 1। ठीक है। इसको क्या बोला था? पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 5k। आई नोट को ये एक ऐसा पैकेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें सारे इंटीजर्स 5k फॉर्मेट में, बिकॉज 5k फॉर्मेट होगा तो 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 देगा। उसी प्रकार ये इंटीजर्स कन्वर्जेंट टू 1 एक ऐसा पैकेट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट कर रहा है जिसमें जो भी इंटीजर्स है वो 5k + 1 के फॉर्मेट में, मतलब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा। उसी प्रकार इंटीजर्स कन्वर्जेंट टू 2 मॉड्यूलो 5 मींस ये 5k + 2 फॉर्म का पैकेट क्रिएट कर रहा है। मतलब जब भी हम इस इंटीजर में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 2 देगा। इसी प्रकार इंटीजर कन्वर्जेंट टू 3 मॉड्यूलो 5, मतलब ये 5k + 3 फॉर्मेट का इंटीजर है। ये दिस इज अ पैकेट ऑफ 5k + 3 मींस इसमें जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 3 दे देगा। इसी प्रकार पैकेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 5k + 4, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 दे देगा। माय फ्रेंड्स, आर यू ऑल विद मी? ओके, ऑल राइट। माय फ्रेंड्स, ये चीज मैंने कल समझाया था और लास्ट में मैंने लिखा था कि जब भी अपन एक्विवेलेंस रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 5 किसी भी इंटीजर पे ऑपरेट करेंगे तो वो पूरे इंटीजर्स को 5 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक क्लास जो 5k के फॉर्मेट वाला इंटीजर रखता होगा, एक 5k + 1, एक 5k + 2, एक 5k + 3 और 5k + 4। इस प्रकार मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी इंटीजर इज एक्सप्रेसिबल एज 5k या 5k + 1 या 5k + 2 या 5k + 3 या 5k + 4। ये स्टेटमेंट ये नहीं बोल रहा है कि सारे के सारे इंटीजर सिर्फ इसी फॉर्मेट में होंगे। ये कंफ्यूजन नहीं दिमाग में उत्पन्न करना है कि सर ने बोला था एवरी इंटीजर इज एक्सप्रेसिबल एज 5k, 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3, 5k + 4। इसका मतलब यही फॉर्म में इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। जब भी रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 5 ऑपरेट करेंगे तब सारे के सारे इंटीजर्स इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे 6k, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4 भी हो सकता था। कब होता? जब वहां पे हम क्या कर देते? रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 6 कर देते। अगर वहीं पे कर देते रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 7, तो फिर किस फॉर्म में हमारा इंटीजर आ जाता? 7k, 7k + 1, 7k + 2, 7k + 3, 7k + 4। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? माय फ्रेंड्स, इसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिखा है इस साइड कि the set of all integers can be divided into following 5 equivalence classes with respect to relation convergence modulo 5। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। इस स्टेटमेंट में बस क्या होता है, बच्चे क्या दिमाग में बैठा लेते हैं कि सर ने ऐसा बोला है कि the set of all integers can be divided into the following 5 equivalence classes with respect to relation convergence modulo 5। मतलब दुनिया में सिर्फ यही 5 equivalence classes है, ऐसा बच्चे सोच लेते हैं। बट उनको ऐसा नहीं सोचना है। उनको क्या सोचना है कि जब रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 5 हुआ तब के बाद ये बस
5 क्लास एज है। अगर रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 6 हो जाएगा तो फिर ये 6 क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं पे रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 4 हो जाएगा तो 3 क्लासेज में, यहीं पे रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 3 हो जाएगा तो ये 3 क्लासेज में बट जाएगा। अब बताओ रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 3 होगा तो किस कौन कौन सा होगा? जैसे कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 3 है तो कौन कौन एलिमेंट इसमें आएगा? एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। कब होगा? जब ये कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 3 है। कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 3 केस में ये आएगा। कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 2 है तो क्या आएगा? 0 1। 4 होगा तो क्या आएगा? 0 1 2 3 आएगा। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3। जब कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 3 आएगा तो ये 3 आएगा। जब कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 2 आएगा तो ये 2 आएगा। जब कन्वर्जेंस मॉड्यूलो 4 आएगा ये 4 आएंगे। लेकिन हम डील किसको कर रहे थे फिलहाल? रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 5। तो जब मैं रिलेशन कन्वर्जेंस मॉड्यूलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 5 डील कर रहे थे तो उस केस में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाया था। एक पैकेट क्या बताया था? 5K फॉर्मेट में। जब 5K वाला जो फॉर्मेट पैकेट है उसके इंटीजर कैसे दिखेंगे? कुछ ऐसे दिखेंगे। 5 के मल्टीपल -10 -5 0 5 10। ठीक है। I1 अब इसमें देखो डिवाइड मारो, सारे के सारे एलिमेंट के रिमाइंडर क्या आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। अब कभी तुम -9 में 5 से डिवाइड करा था आज तक? अब तुम -9 में 5 से डिवाइड करो सर, कब तुम कितना कंफ्यूजन हो गया होगा सर, -9 में 5 से डिवाइड करनी पड़ रही है। तो -9 में 5 से डिवाइड करनी है तो क्या होगा बताओ आंसर तुम? -2 यहाँ जाएगा -10, इसको घटाते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है तो यहाँ पे 1। मतलब 5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 देगा, जो कि -1 से कितना तो -9 से कितना पड़ा है? -9 में से -10 को घटाएंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। तो क्वोशेंट कितना हो गया? -2। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। रिमाइंडर का रूल होता है कि मॉड ऑफ 0 से रिमाइंडर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन मॉड ऑफ डिविजन। माय फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये रूल है। ठीक है। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? देखो -4। ठीक है। अब देखो तुम, जैसे अब तीसरा पहला पैकेट दूसरा पैकेट ये था जो जिसमें 5K+1 फॉर्मेट में 5K+2 वाले फॉर्मेट में ये तीसरा पैकेट है। इस तीसरा पैकेट में देखो सारे इंटीजर्स हैं जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 देंगे। ये चौथा पैकेट है जिसमें सारे इंटीजर्स को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देंगे। ये पांचवा पैकेट है, इसमें सारे इंटीजर्स वैरायटी के हैं जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 देंगे। अब -2 को 5 से डिवाइड करो, देखो -2 को 5 से डिवाइड करना है तुमको, तो बताओ -5 से डिवाइड कैसे होगा? बताओ। -1 डाल के देखो, -1 डाल के देखोगे यहाँ क्या आएगा? -5 -5 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो -2 में जब 5 से डिवाइड किया तो 3, अरे -2 यहाँ भी आया है, -2 यहाँ भी लिखा गया, ये कुछ गलत हो गया क्या? ओए बलंडर, ओए बलंडर। यहाँ पे क्या? -6, यहाँ पे -1। ठीक है। फिर यहाँ पे 4। ठीक है। यहाँ 6 कौन लिख दिया यार? यहाँ पे 9 है बेटे। ठीक है। -6 अच्छी तो -6 में डिवाइड करके दिखाते हैं। ठीक है। ये इसका है, -9 इसमें था तो ये इसका है, एक इसमें इसका करके दिखाते हैं आपको, -6 में डिवाइड करके दिखाते हैं। आज आप निगेटिव डिविडेंड को डिवाइड करना सीख लिए। 5 को -6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 को -1 से करो, -5। यहाँ सारा -1 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 5 को -2 से, तो -2 से आ गया -10। अब ये प्लस हो गया तो +10 -6 प्लस के 4, तो 4 रिमाइंडर दे दिया। मतलब ये I4 में -6 जो है I4 में बिलोंग करेगा। ठीक है। तो I4 का इंटीजर कैसा दिखेगा? -6 -1 4 9, ऐसे करके आगे बढ़ते चलाएंगे। 9 फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 5 14,
फिर आ जाएगा 19, ठीक है। 9 के बाद कितना आ जाएगा 14, 14 के बाद कितना आ जाएगा 19, फिर डॉट 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 कर दो। -6 है तो ये -6 है तो यहाँ पे कितना रहा होगा, -6 आएगा तो यहाँ पे रहा होगा -11 डॉट 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 चलेगा, ठीक है, ठीक है। और आप देख लियो नेगेटिव, जब डिविडेंड नेगेटिव होते हैं तो डिवाइड कैसे करते हैं वो भी आपने सीख लिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है और मॉड ऑफ डिवीजन से छोटी होती है, ठीक है। आर यू ऑल विद मी माय फ्रेंड्स, नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड्स। आप दोनों इस साइड वाले तो आप छूट गए, इस साइड तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको कल वाले ही में थोड़ा पेज लेके इस साइड वाले बोर्ड पे नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। हाय वीडियो माय फ्रेंड्स, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस 3 पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका कहने का मतलब है अगर रेसिड्यू क्लासेज ए से, अगर ए बिलोंग करता है रेसिड्यू क्लासेज ए से, अगर कोई दूसरा इंटीजर बी अगर रेसिड्यू क्लासेज ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी, ठीक है। कोई भी दो रेसिड्यू क्लासेज अगर बराबर है, इसका मतलब वो एक दूसरे के से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा है कि कोई भी दो रेसिड्यू क्लासेज या तो इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइदर 2 इक्विवेलेंस क्लासेज और आइदर 2 रेसिड्यू क्लासेज डिसजॉइंट और इक्वल। आर यू ऑल विद मी माय फ्रेंड्स, इसको मैं रब कर रहा हूं। माय फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शंस 3 है, ठीक है। तीसरा लेक्चर है। आज अपन शुरुआत करेंगे काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, ठीक है। आज के लेक्चर का हेडिंग क्या है, काउंटिंग ऑफ रिलेशन। कल अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन डील करा था,
आज डील कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ रिलेशन। My friends, this is the very important topics with regards to JEE Mains and Advance. देखो मैं इसमें ना उल्टा चलूंगा मतलब मैंने पहले रिलेशन में क्या करा था, मैंने काउंटिंग के वक्त में रिलेशन से पढ़ाया था, तो उसके रिलेशन के टाइप्स जब बता रहा था मैं, तो पहले मैंने क्या बताया, एम्प्टी रिलेशन के बाद बताया यूनिवर्सल रिलेशन के बाद बताया आइडेंटिटी रिलेशन के बाद बताया रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद बताया इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद बताया आपको सिमेट्रिक के बाद एसिमेट्रिक के बाद एंटीसिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर मैंने पैकेट ऑफ इंटीजर का कॉन्सेप्ट दिया आपको, फिर अब आ गए काउंटिंग ऑफ दीज 9 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब उल्टा काउंट करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन से काउंट करना सीखेंगे और फिर पहुंचेंगे कहां तक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के काउंटिंग तक। माय फ्रेंड्स, आर यू ऑल विद मी? ओके, ऑल राइट। अब आगे मूव करते हैं। माय फ्रेंड्स, पहला काउंटिंग है काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहला काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें मैं पार्टीशन का कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखो और सुनते जाओ और लिखते जाओ। क्या है काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन? पहला उल्टा चल रहा हूं इसमें, काउंटिंग COUNTING, काउंटिंग ऑफ equivalence, काउंटिंग ऑफ equivalence relation, काउंटिंग ऑफ equivalence relation, काउंटिंग ऑफ equivalence relation। माय फ्रेंड्स, काउंटिंग ऑफ equivalence relations को समझने के लिए पहले मुझे पार्टीशन समझना होगा। क्या समझना होगा? पार्टीशंस। जब मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ाया था तो फेमस स्टेटमेंट दिया कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन स्प्लिट्स द सेट इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। एग्जांपल में बताया रेसिड्यू मॉड्यूलो 5 और तुम बोलो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 5 डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास में बदल दिया, बांट दिया। तो ये जो 5 डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसी को बोलते हैं पार्टीशन कर दिया। कितने पार्टीशन करा था? 5 पार्टीशन करा था। कितने पार्टीशन करा था? 5 पार्टीशन करा था। तो रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो उस सेट को कितने पार्टीशन में बांटा था? 5 पार्टीशन में। कितने में बांटा था? 5 में। तो अब पार्टीशन सीखने पहले हेडिंग डालते हैं पार्टीशन, हेडिंग डालते हैं पार्टीशन। पार्टीशन को काउंट कर लेंगे, जितना पार्टीशन होगा उतना ही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जितना पार्टीशन होगा उतना ही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसलिए हम पार्टीशन को सीख रहे हैं। पार्टीशन क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज जितने पार्टीशन होंगे उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। इसलिए मुझे पार्टीशन सीखना है और पार्टीशन की काउंटिंग सीखना है। और जब मैं दोनों सीख लूंगा तो लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखा दूंगा कि जितने पार्टीशन होंगे उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। आर यू ऑल विद मी? माय फ्रेंड्स, रेडी, कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। TITION, दिस इज अ $1 million कॉन्सेप्ट। माय फ्रेंड्स, ये सब क्लास में कोई टीचर वगैरह नहीं पढ़ाएगा आपको, कहीं किसी का नोट्स उठा लीजिए। दिस इज कोई पढ़ा इम्पॉसिबल है। पार्टीशन, पहले पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। पार्टीशन को डिफाइन कैसे करते हैं ये देखिए। पार्टीशंस कैसे डिफाइन करते हैं देखो। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखते हैं? व्हाट डू यू
mean by? What do you mean by? What do you mean by partition of a set? Partition. What do you mean by partition of a set? Of a set. What do you mean by partition of a set? चलो इसका आंसर करते हैं और इसका आंसर में हम पूरी पार्टीशंस समझ लेंगे। तो आंसर लिख रहा हूं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हर एक वर्ड को ध्यान दो, क्या लिख रहा हूं, देखो, लेट एक्स बी अ नॉन, लेट बी अ नॉन एम्प्टी। क्या बोल रहा हूं मैं, नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। हमने क्या लिखा, नॉन एम्प्टी मींस कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही होना है। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही होना है, उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, then partition of x then partition of x let x be a non-empty set, then partition of x is a non-empty collection T of non-empty subsets of x subsets of x non-empty subsets of x। इसको थोड़ा इन्वर्टेड कोमा में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। non-empty subsets of x that has the property that has the property पहला A intersection B equals to null set for all A comma B belongs to T and A बराबर नहीं B भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू टी। एक्चुअली इसको इंडेक्सिंग सेट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो इंडेक्सिंग सेट में सेट थ्योरी में इंडेक्सिंग सेट पे मैं आने वाला हूं। चौथी क्लास में मैं इंडेक्सिंग सेट पे आ जाऊंगा, ठीक है। फिर आप समझने की कोशिश करो।
ए, दिस इज इक्वल्स टू एक्स। समझ रहे हो? ये मैं जो लिखा हूं इसका मतलब समझ रहे हो क्या लिखा हूं? ये जो मैं लिखा हूं इसका मतलब ये हुआ कि मान लो, अभी मैं एग्जांपल करूंगा, ठीक है? अभी आप डेफिनेशन ये समझ लो, फिर मैं कोई एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल सेट कराता हूं, क्लियर कट, ठीक है? एक एग्जांपल है, एग्जांपल। अब ये आपको ये स्टेटमेंट समझ में ऐसे नहीं आएगी, अब यहाँ एग्जांपल करा रहा हूं, इसके बाद आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट समझ में आएंगे। एग्जांपल क्या करा रहा हूं, एक सेट है ना, कुछ उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, वन, 6, 2, 3, 4, 8, ठीक है? और इस सेट का नाम मैंने क्या रख दिया, एक्स। इस सेट का नाम क्या है, एक्स है, ठीक है? अब ये एक्स जो है, अब इसमें देखिए, अब एक्स के पास ना, अब एक मैं कुछ कुछ लिख रहा हूं, ठीक है? उसको धीरे धीरे समझेंगे। एक पहला लिख रहा हूं मैं, पहले लिख लेता हूं, फिर उसको इसको समझेंगे। x इक्वल्स टू 1, ठीक है? इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूं, फिर मैं एक एक को समझाता हूं, ठीक है? क्योंकि थोड़ी जटिल है। इसका इंडेक्सिंग सेट आ जाएगा एक बी में, बी में है x इक्वल्स टू 1 से 2, जिसमें t1 है सिंगलेटन 1, सिंगलेटन 2, ठीक है? t2 है, t2 है सिंगलेटन 1 से 2 है, सी में x इक्वल्स टू 1, 2, t1 1, 2, 3, ठीक है? ये सब सेल्फ क्रिएटेड एग्जांपल है मेरा, इससे आपकी पूरी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। मैं भी आपको पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है? 1, 2, 3, ठीक है? t1 में मैंने ले लिया 1, 2, 3, एक बार लेते हैं 1, 2, t2, t2 में आ जाएगा 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3 है t2, फिर आ जाएगा t3, 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 t3 है, t3 में 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3 है, 2, 1, 3 है, t4 में
T4 में 1 1 2 है, ठीक है। T5 में T5 equals to 1 2 3, ठीक है। मेरा फ्रेंड देखो मैंने क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन ऑफ अ सेट। उसको मैंने डिफाइन किया है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। इसको कैसे मैथ्स की भाषा में लिखते हैं, नल बराबर नहीं एक्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ एक्स क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन पार्टीशन ऑफ एक्स इज अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन टी ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स दैट हैज प्रॉपर्टी दिस। पहले इतना लाइन को समझते हैं। पार्टीशन ऑफ एक्स इज द नॉन एम्प्टी कलेक्शन, नॉन एम्प्टी कलेक्शन जिसका नाम क्या है टी। नॉन एम्प्टी कलेक्शन जिसका नाम क्या है टी ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स। माय फ्रेंड्स, पहली बात एक्स क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। उसके सारे के सारे सबसेट्स कैसे होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट्स होनी चाहिए। और उस नॉन एम्प्टी सबसेट्स का कलेक्शन, ऐसी कलेक्शन जिसमें कम से कम एक सबसेट तो होना ही होना है, बिकॉज कलेक्शन भी नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी कलेक्शन टी। माय फ्रेंड समझ में आया यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा मैंने, उसी चीज को मैंने लिखा है। ये जो नॉन एम्प्टी कलेक्शन टी जो है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स का, उसमें सबसेट की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए कि कोई भी दो सबसेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नल सेट आ जानी चाहिए एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब या तो ये बोलो या तो ये बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बराबर नहीं फाइव, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट्स आ रहा है, तो सेट ए बराबर बी, ए बराबर नहीं बी का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई दो सेट लिखा हो। मान लो एक सेट है 1EDF, एक सेट है ED3F, ठीक है। अब मान लो इस सेट का नाम दे देते हैं M और इस सेट का नाम दे देते हैं N। तो M बराबर नहीं N है, M N के बराबर नहीं है, बिकॉज दो सेट को बराबर होने के मतलब होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। मतलब M के पास 4 एलिमेंट्स है तो N के पास भी 4 एलिमेंट्स है, तो M के पास 4 एलिमेंट्स है, N के पास भी 4 एलिमेंट्स है, लेकिन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मतलब M के पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स N में नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब होना चाहिए जो एलिमेंट M में है वो एलिमेंट N में होना चाहिए। देखो ED बस 2 एलिमेंट कॉमन है, बाकी 3F है, EDF कॉमन है, इसमें भी EDF है, 1 और 3 क्या है कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों सेट बराबर नहीं है। लेकिन M इंटरसेक्शन 1 तो एक एलिमेंट आ ही गया भाई, M इंटरसेक्शन N जो है बराबर नहीं नल सेट है, बिकॉज M बराबर नहीं N है, लेकिन फिर भी M इंटरसेक्शन N क्या आ गया, नल सेट आ गया। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि दो सेट अगर बराबर नहीं है तो वो नल, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी नल हो जाए, नल सेट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। देख लो दोनों सेट बराबर नहीं है लेकिन इस दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं हो रहा है, बिकॉज एक एलिमेंट वन, दोनों एक एलिमेंट एक तीन एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहा है। हम एक क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट इस दोनों में क्या है कॉमन नहीं है।
बाकी 3 एलिमेंट इस दोनों में कॉमन है। तीन चार एलिमेंट में 3 एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से नॉट इक्वल है, और इंटरसेक्शन लिए तो नल नहीं है, बिकॉज ईडीएफ जो है यहाँ ईडीएफ आ जाएगा, इसकी वजह से ये नल सेट नहीं हो पाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। मान लीजिए किसी कोई एक सेट है, उसके पास एक सबसेट एम ये है, एक सबसेट एन ये है, क्या ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी फाई होनी चाहिए। यहाँ पर तो एम इंटरसेक्शन एन फाई है, नहीं है, बिकॉज ईडीएफ दोनों में कॉमन आ जा रहा है, और ए बराबर नहीं बी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। हम कहने का मतलब ये है कि मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम डेफिनेशन लिख रहे हो पार्टीशन का, डेफिनेशन लिखने वक्त में ये छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये छूटनी नहीं चाहिए, ना ही ये छूटनी चाहिए, ना ही ये छूटनी चाहिए, दोनों इंफॉर्मेशंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या पढ़ा? यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू टी, ए एक्स है। इसका मतलब होता है कि ये जो नॉन एम्प्टी कलेक्शन टी है ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स, उस कलेक्शन में जितने भी सबसेट्स हैं सारे के सारे डिसजॉइंट हो, नॉन आइडेंटिकल हो, एंड अगर हम सबका यूनियन ले तो हमें पूरा का पूरा एक्स दे दे, ये वाला ओरिजिनल सेट। हमने जो रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 पढ़ा था, उसमें भी मैंने क्या पढ़ाया, आपको बोला था कि रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 जो है उसको मैथमेटिक्स की भाषा में लिखते हैं Z5। Z5 का मतलब होता है रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 या कन्वर्जेंस क्लासेस मॉड्यूलो 5, और इसके एलिमेंट क्या सब थे? 0 थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, ठीक है। अब ये ना पार्टीशंस है, ये अब ये इससे पार्टीशंस है, इसका रूल होता है, देखो इसमें ये ना कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है, ना ही इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन होगा, इसलिए इसमें और इसमें इस दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है हमेशा नल सेट होता है। मैंने बोला डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेज होता है, और दो इक्विवेलेंस क्लासेज या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। ये तो अब डिसजॉइंट है ही नहीं, मतलब आइडेंटिकल है ही नहीं, तो डिसजॉइंट होगा, और आइडेंटिकल नहीं है इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर दिया यहाँ पे 0 बराबर नहीं 1, और साथ साथ ये जो Z है वो 0 यूनियन 1 यूनियन रेसिड्यू क्लासेस 2 यूनियन रेसिड्यू क्लासेस 3 यूनियन रेसिड्यू क्लासेस 4 होता है। इस प्रकार से Z5 का जो ये है ना 0 क्लासेज 1 क्लासेज 2 क्लासेज 3 क्लासेज 4 क्लासेज, ये इसके पार्टीशंस हैं, 5 पार्टीशंस हैं, बिकॉज 0 1 2 3 4 जो है वो सबसेट्स ऑफ इंटीजर है। मैं बताया था कि 5k के फॉर्मेट वाले जो इंटीजर है वो 0 क्लासेज में होगा, 5k+1 वाले फॉर्मेट का इंटीजर 1 क्लास में होगा, 5k+2 वाले इंटीजर 2 क्लास में होगा, 5k+3 वाले 3 क्लास में होगा, 5k+4 वाले 4 क्लास में होगा। इस प्रकार से पूरी की पूरी इंटीजर इस 5 क्लासेज में पैक है, इसे पैकेट ऑफ इंटीजर इसको बोलते हैं। और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोई भी 2 क्लासेज का इंटरसेक्शन हमेशा नल होगा, कोई भी 2 क्लासेज कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट, और पूरे क्लासेज का यूनियन लेंगे तो हमें पूरा Z दे देगा, और ये हमारी इस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोल रहा है X भी नॉन एम्प्टी सेट, तो Z एक नॉन एम्प्टी सेट उठाए, ठीक है। देन पार्टीशन ऑफ X इज नॉन एम्प्टी कलेक्शन T। अब देखो नॉन एम्प्टी कलेक्शन T, यहाँ T कौन से काम कर रहा है? वहां पे Z5, यहाँ पे जो T लिखा हुआ है T कौन है? Z5 है वहां पे, तो Z5 उस कलेक्शन का नाम है, जो यहाँ पे T है वो Z5 का काम कर रहा है। अब नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ X, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ Z, क्लास 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, सब क्या है? क्लास 0 में भी इंटीजर्स है, क्लास 1 में भी इंटीजर्स है, क्लास 2 में भी इंटीजर्स है, क्लास 3 में भी इंटीजर है, क्लास 4 में भी इंटीजर है। क्लास 0 में वो सारे इंटीजर हैं जिसमें 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, क्लास 1 में उसी प्रकार 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएंगे, 2 में रिमाइंडर 2 आएंगे, 3 में 3, 4 में 4, सब में इंटीजर्स है। इसलिए सारे के सारे क्या है? सबसेट्स ऑफ इंटीजर्स हैं, और कोई भी 2 क्लास आइडेंटिकल नहीं हो सकता, मतलब कोई भी 2 सबसेट इक्वल नहीं हो सकता है। कोई हमेशा हर क्लासेज का इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट देगा, मतलब कोई भी
दो सबसेट का इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट दे रहा है, और पूरे के पूरे क्लास टेस्ट का यूनियन लेंगे तो हमें जेड दे देगा, मतलब पूरे के पूरे सबसेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें एक्स दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से वो उसका पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से तो ये मैंने Z5 से रिलेट किया। अब आओ एक एग्जांपल इस पे देखो, ये कोई एक्स सेट है, इसमें 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, देखो इस 8 एलिमेंट्स में 8 एक्स पूरा सेट है। एक्स सेट में इतने वाला पार्ट है जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट नाम है, इसका नाम रख देते हैं m। जिसमें ये n वाला, ये 6 और 2 है, इसका नाम रख देते हैं कुछ देर के लिए n। और इस जिसमें 8 4 है, इसका नाम रख देते हैं p। देखो x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। पूरे x के पास कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब एक कलेक्शन जिसका नाम क्या है t, एक कलेक्शन है जिसका नाम क्या है t, एक कलेक्शन है जिसका नाम t है। और ये कलेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी कलेक्शन, मतलब इस कलेक्शन में कोई ना कोई एक एलिमेंट होना ही होना चाहिए। और एलिमेंट में क्या होता है, सबसेट होता है। किस सबसेट क्या होता है, x का सबसेट होना चाहिए, मतलब इसका सबसेट होना चाहिए। देखो इसमें जो सबसे एक सबसेट क्या है m, एक सबसेट क्या है n, एक सबसेट क्या है p है। तो t m n और p का कलेक्शन है। अब देखो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, m इंटरसेक्शन n, n इंटरसेक्शन p और m इंटरसेक्शन p। बताओ m इंटरसेक्शन n, m और n में कुछ कॉमन है नहीं है, इसमें सिर्फ 1 है, इसमें 6 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नल सेट। बताओ n और p में कुछ कॉमन है, इसमें 6 2 3 है, इसमें 4 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी नल सेट। m इंटरसेक्शन p, m में कौन 1 है, p में 4 8 है, तो m और p का इंटरसेक्शन भी नल सेट। बताओ m में 1 एक एलिमेंट है और n में 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो m बराबर नहीं n। क्या n p के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही दोनों में सेम नहीं है, इसलिए ही इक्वल नहीं होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते तो फिर हम एलिमेंट को चेक करते कि क्या दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स है कि नहीं। यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, तो इक्वल नहीं हो सकते। क्या m और p के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज m के पास एक एलिमेंट है, p के पास 2 एलिमेंट है, तो छट गया, तो m बराबर नहीं p। देखो पहला स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दिया। हम कोई भी इसका 2 सबसेट उठा लें, उसका इंटरसेक्शन हमेशा नल दे रहा है, और इसका जितने भी सबसेट हैं वो नॉन आइडेंटिकल सबसेट हैं, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दिया। पहला स्टेटमेंट का पहला पार्ट ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट का पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये है। अब दूसरा स्टेटमेंट पे आओ, यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू टी, मतलब इस कलेक्शन में जितने भी सबसेट हैं उसका अगर यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, ओरिजिनल सेट। बताओ m का यूनियन अगर n से लेंगे, यूनियन अगर हम p से लेंगे, ये मुझे क्या दे देगा, m यूनियन n यूनियन p, m यूनियन n यूनियन p। इसका मतलब x किससे की, हम आपको ये यूनियन भी बताए थे किस किस का एलिमेंट होता है। ए यूनियन बी होता है x या तो a से बिलोंग करे या b से करे या दोनों से करे। तो m यूनियन n का मतलब या तो m से करे या तो n से करे या दोनों से करे। तो m यूनियन n क्या दे देगा हमारे पास, 1 6 2 यूनियन p इक्वल्स टू, अब या तो m यूनियन n से करे या p से करे या दोनों से करे, तो 1 6 2 और p में एलिमेंट है 4 8। इस प्रकार अपने पास m यूनियन n यूनियन p आ गया। m यूनियन n यूनियन p अपने कब देखिए 1 6 2 4 8, यही तो x है, 1 6 2 3 4 8, 1 6 2 3 कहाँ छूट गया, 6 2 3 6 2 3, यहाँ 6 2 3 6 2 3, 1 6 2 3 1 6 2 3 4 8, 1 6 2 3 4 8, 1 6 2 3 4 8 हमारा सारा का सारा एलिमेंट्स है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, इस सेट का x का पार्टीशंस। कौन कौन पार्टीशन, कितने पार्टीशन है इसके पास, ठीक है। तो हाँ, तो क्या हुआ, तो इस प्रकार से ये जो t है ये इस सेट का एक पार्टीशन है। ठीक है, ये सेट t ये जो कलेक्शन t है ये एक इस सेट का क्या है, एक पार्टीशन है। ठीक है, अब हम ना देखने जा रहे हैं
कितने वैरायटी के पार्टीशंस होता है। मान लो एक्स के पास सिर्फ एक एलिमेंट है, इस सेट के पास ही क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसके कितने पार्टीशंस, सिर्फ एक पार्टीशंस हो रहा है। देखो देख रहे हो, और एक पार्टीशन में कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये एक कलेक्शन होगा, एक कलेक्शन ऑफ सबसेट 1 है। ये 1 क्या है यहाँ पे, सबसेट, ये T1 का एलिमेंट है। 1 किसका एलिमेंट है, इस सेट X का एलिमेंट है, ठीक है। अब इस 1 का सबसेट क्या, नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होगा, 1 जो रख रहा होगा, वो नॉन एम्प्टी सबसेट इस T1 का एलिमेंट है। T1 पार्टीशंस है। जब किसी भी सेट के पास एक एलिमेंट होता है तो उसके पास एक ही पार्टीशंस होता है, ठीक है। जब 2 एलिमेंट होगा तो 2 ही पार्टीशंस होगा, जब 3 तो 5। अब मैं सिखाऊंगा उसका ट्रिक कैसे निकाला जाता है, पहले कॉन्सेप्ट दूंगा फिर ट्रिक सिखाऊंगा। तो ठीक है, तो ये X में ये जो 1 है, इस सेट का एक एलिमेंट है, इसका सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होगा, इसका X का नॉन एम्प्टी सबसेट एक 1, एक ही एलिमेंट है, एक ही सबसेट ये होगा। अब ये सबसेट किसका एलिमेंट बन गया, इस T1 कलेक्शन का ये एलिमेंट हो गया सबसेट 1। इसी प्रकार 1 2 को मैंने स्प्लिट किया, इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। जब 2 एलिमेंट होगा तो 2 पार्टीशन, जब 3 एलिमेंट होगा, जब भी पार्टीशंस लिखेंगे तो पार्टीशंस लिखने वक्त में ध्यान क्या रखना है कि वो कलेक्शन जैसे हमने बोला कि ये सेट X है और इस X का ये क्या है, एक पार्टीशन है, वो T जो है इस सेट X का क्या है, एक पार्टीशन है। तो ये एक पार्टीशन है, तो ये एक पार्टीशन है, तो इस पार्टीशन में हमने पूरी सारे के सारे स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करा है। स्टेटमेंट 1 को भी, स्टेटमेंट 2 को भी, स्टेटमेंट 1 के फर्स्ट पार्ट को भी वेरीफाई करा है और स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट को भी वेरीफाई करा है, फिर स्टेटमेंट 2 को भी वेरीफाई करा है। इस प्रकार से वो उसका एक पार्टीशन था। इसी प्रकार हमने 3 एलिमेंट के लिए 5 पार्टीशंस देख लिए, ठीक है। अब आते हैं हाउ पार्टीशन इज काउंटेड, ठीक है। जैसे पार्टीशंस काउंट करेंगे उतना ही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब पार्टीशन का मतलब समझ गए, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन। अब लिखते हैं हेडिंग हाउ पार्टीशन इज काउंटेड। ठीक है, अब क्या लिखने जा रहा हूं मैं, हाउ पार्टीशंस आर काउंटेड। अब है क्वेश्चन में हाउ पार्टीशंस आर काउंटेड, how partitions are counted। देखो इस पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट का बस रट्टा मार जाना, बाकी ट्रिक उस साइड लिखाऊंगा, ठीक है। आंसर करता हूं, if cardinality of x equals to n, जब भी किसी सेट की कार्डिनलिटी, जब इस सेट के पास सेट को मॉड में लिखा हूं ना, इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ x।
ठीक, इसको मॉड ऑफ एक्स मत पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे एक्स क्या है, सेट है, उसको मॉड में डाले हैं, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स को दर्शाता है। मैथमेटिक्स की दुनिया में जब किसी सेट को मॉड के अंदर रखते हैं उसका मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। इफ then number of partitions of X is denoted by Bn इसको कितना जगह बेल नंबर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेल नंबर। इतना देर हमने क्या सीख रहा था, पार्टीशन कैसा दिखता है, ठीक है। अब हम पार्टीशन को काउंट करने जा रहे हैं, ठीक है। इफ कार्डिनलिटी ऑफ x इक्वल्स टू n है, देन नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ x इज नोटेड बाय bn, बेल नंबर, ठीक है। bn is given by following. bn is given by following ways. By following ways, जिसमें B0 क्या होता है, 1, और B1 की वैल्यू होता है 1। इसको बोलता है रिकरेंस। फॉर रिकरेंसली ये डिफाइंड है। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि जो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ ये आप कभी यूज नहीं कर पाओगे, ट्रिक को यूज कर पाओगे। B0 इक्वल्स टू 1, B1 इक्वल्स टू 1, और एक रिकरेंस फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ, Bn प्लस 1 इक्वल्स टू समेशन में r इक्वल्स टू 0 से n NCR BR where 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 r greater than equals to 1। यहाँ पे r क्या है, greater than equals to 1। माय फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं रिकरेंस। रिकरेंसली डिफाइंड है, बेल नंबर को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, इसको आप रट जाइए, ठीक है। लेकिन आप इसको रट जाइए, लेकिन एग्जाम के वक्त इसको आप यूज नहीं कर पाइएगा, गारंटी है। वैसे जब बाइनोमियल पकड़ अच्छी हो जाएगी तो हो सकता है आप यूज कर लें, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है यूज करना, और इसको आसान बनाने के लिए मैंने ट्रिक डिफाइन करा है, ठीक है। तो ट्रिक आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। Trick to find partitions. Trick to find partitions. Trick to find partition. Trick to find partitions. Trick to find partitions. My friends, trick to find partitions. Trick to find partitions. देखो, ट्रिक टू फाइंड पार्टीशन, जहां जहां P लिख रहा हूं इसका मतलब P रिप्रेजेंट्स पार्टीशंस। जैसे P ऑफ 1, जब सेट के पास एक एलिमेंट हो तो इसके पार्टीशंस कितने होंगे, 1। जब सेट के पास 2 एलिमेंट हो तो यहाँ 1 लिख देंगे, इस 1 और 1 को ऐड करके यहाँ 2 लिख देंगे। तो जब पार्टीशंस के पास 2 एलिमेंट हो
मतलब सेट के पास 2 एलिमेंट हो तो कितने पार्टीशन होंगे? 2 होंगे, जो कि हम पिक्टोरियली भी देख लिए थे। पी ऑफ जब 3 एलिमेंट हो तब के बाद क्या करते हैं, इस 2 को उठा के यहाँ रखते हैं। प्रोसेस को क्या कर रहा हूँ ट्रिक में, इस 2 को उठा को यहाँ रखना है, फिर इस 2 और 1 को ऐड करना है और इस 3 के सामने लिख देना है, फिर इस 3 और 2 को ऐड करना है और इस 5 यहाँ लिख देना है। अब पी ऑफ 4, ये जो जिसको घेर रहे हैं ना, वो सेट में जब उतना एलिमेंट्स होगा तो ये रिप्रेजेंट करे उसका पार्टीशंस होगा। जब 3 एलिमेंट होगा तो उसके नंबर ऑफ पार्टीशंस 5। जब 4 एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ पार्टीशंस कैसे निकालेंगे? अब 5 को यहाँ लाइए, ठीक है, 5 और 2 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 7। 7 और 3 को ऐड करिए, ये कितना आ जाएगा? 10। अब 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15। ये किसका पार्टीशन हो गया? जब एलिमेंट्स कितने हो? 4। ठीक है। P5, P5 का मतलब हुआ जब सेट के पास 5 एलिमेंट्स होंगे तब कितने पार्टीशंस होंगे। इस 15 उठा को यहाँ रखिए, ठीक है सर, रख दिया। अब 15 में 5 को ऐड करेंगे तो 20। 20 में जब 7 को ऐड करेंगे तो 27। 27 में 10 को ऐड करेंगे तो 37। 37 में 15 तो 52। 52। P5, P6, अब यहां पे आ जाएगा 52 और 52 में, अब 52 यहां उठा के लाइए, 52 10 5 67, 67 70 87, 87 87 7 94 4 114, 151 151 52 203 203। ठीक है, ये ट्रिक होता है। अब ये सोच लो जब भी किसी विषय में तीन एलिमेंट से ज्यादा वो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। P ऑफ 7, P ऑफ 7 क्या होगा? इस 203 को यहाँ लाइए, ऐड मारेंगे तो हो जाएगा 255। ठीक है, 255 और 67 कितना होगा? 55, 310 310 322 322 322 तो 78, 400 409 409 409 523 523 523 623 684 887, या कहीं गलत कर दिए, 23 कितना होगा? 74 होगा, 74 74 500 674, यहाँ आ जाएगा 877। 877 करेक्ट है कि नहीं भाई? ठीक, P ऑफ 7। एक और निकाल लेते हैं, P ऑफ 8। P ऑफ 8 निकालेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। P ऑफ 8 निकाल लेते हैं। P ऑफ 8 आप ऐड कर लीजिएगा, मैं ऐड करके लाया हूँ तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। 877 को यहाँ लिखेंगे, 877 को यहाँ लिखे, फिर ऐड किए तो ये आ गया 1080 1355 1080 1080 1280 1335 57 1657 1657 1657 400 2066 89 2589 2589 31 3189 ये हो जाएगा 3600 2760 2066 1335 1657 2063 है ना, 2063 7 9 7 16 57 66 होगा ना, सही है। 2066 है यहाँ पे, 2066
66 25 66 23 66 73 79 89 25 89 25 89 25 89 25 89 यहाँ हम जो लिख के लाए वो गलत लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे फिर से ऐड कर लेते हैं। 25 89 25 89 25 6 31 31 89 11 चला जाएगा 11 31 89 31 89 3263 3263 4063 37 4100 4063 4063 4063 4063 37 4100 4140 4140 माय फ्रेंड्स, मैंने पार्टीशंस के कॉन्सेप्ट को समझाया, काउंटिंग ऑफ पार्टीशंस को समझाया।